केसी कैसे निकालते हैं ये तो ऑलरेडी हमें पता है, फिर से रिवीजन हुआ आपका। और इसमें से केसी है तो आपको केपी निकालना है, तो वो किस तरह से निकालोगे? तो इसके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, आरटी को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मिलेगा केपी। मीन्स जो भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, एचआई की जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है उसको आप आरटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन था पार्शियल प्रेशर, कोई भी ले लो प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट, इज इक्वल टू सी इंटू आर टी, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रखा है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर वाली कंडीशन हो तब, तो ये इक्वेशन आप पुट आउट कर सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देख सकते हो आपको ये वैल्यू मिली केपी की, वो किसके जैसी, मीन्स किसके रिलेटेड है, हर एक वैल्यू है वो इक्वल करती है, मीन्स इक्वल है केसी के रिलेटेड है, क्योंकि केसी हमारे पास क्या है, पी एच ए स्क्वायर अपॉन पी एच टू इंटू पी आई टू। तो सेम आपको ये मिल गया, इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो यहाँ पर के पी इज इक्वल टू केसी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर टी स्क्वायर था, नीचे आर टी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो वैल्यू तो केसी की है। इसका मतलब है कि केसी इज इक्वल टू आपको केपी मिल सकता है, पर ये हर एक रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमने देखा, डेल्टा एन की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। It is necessary that while calculating the value of Kp, pressure should be expressed in bar. अब Kp की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करें तब प्रेशर है वो बार में एक्सप्रेस होना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट फॉर प्रेशर इज 1 बार, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर वाले स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम मेंशन करते हैं तो 1 बार हमें लेना चाहिए। अब यूनिट 1 में आपको बताया था कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। देखो ये यूनिट है, याद रख लेना। 7.3 वाली प्रॉब्लम है, क्या बताया है कि PCl5 और PCl3 एंड Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin and having a concentrations 1.59 molar। फोर किसके लिए है, ये PCl3 के लिए है, PCl3 के लिए है 1.5 मोलर 59 मोलर Cl2 एंड 1.41 मोलर PCl5। ये हर एक का कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दिया है, पर आपको फाइंड आउट क्या करना है कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, या तो इक्विलिब्रियम है पर टेम्परेचर कितना दिया है, यह कहा है कि 500 केल्विन पर इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा। तो केसी आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द केसी फॉर द रिएक्शंस। ये रिएक्शंस आपको डायरेक्टली दी है, ठीक है। PCl5 में से क्या बनता है, PCl3 और Cl2। तो आप देख सकते हो कि केसी का इक्वेशन आपको पता है, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है रेस टू उसमें आगे जो मोल दिया है वो, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, आगे 1 है, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रेस में उसकी मीन्स पावर उसकी क्या आएगी, जितना मोल लिया है उतनी उसकी पावर आएगी। तो ये 1 मोल लिया है तो एक उसकी पावर आई, तो 1.59 ये PCl3 की वैल्यू है 1.59, और ऑल्सो ये Cl2 के लिए भी वैल्यू दी है 1.59, तो दोनों का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 1.41 किसके लिए, तो PCl5 के लिए ये वैल्यू दी है। ये कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कितना इजी सम है, और थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा, इतना भी ये तो शुरुआत के 2-2 मार्क के, तो 3-3 मार्क में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी जरूरी है कि ये 2 मार्क में ही आएगा।
ठीक है, 3 मार्क में भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान देना। इतना भी, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। डिफिकल्ट तो कोई सम है ही नहीं, सारे सम इजी है इस चैप्टर में। द वैल्यू फॉर कैसी, कैसी की वैल्यू आपको दे दी है। देखो इस टाइप का हमने थियरी में नहीं देखा है, पर आपको समझ में आ जाएगा। केसी इज इक्वल टू 4.24, केसी की वैल्यू दे दी है। टेम्परेचर बताया है कि इतना टेम्परेचर है, तब केसी क्या मिल रहा है, 4.24 मिल रहा है। और रिएक्शन कौन सी है, किस रिएक्शन के लिए ये आपको मिल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Calculate the equilibrium concentrations of carbon dioxide, hydrogen, carbon monoxide and water at 800 Kelvin। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैसी की वैल्यू दे दी है डायरेक्ट। हर एक के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये आपको बताना है। इफ ओनली CO and H2 आर प्रेजेंट इनिशियली। देखो अब यहाँ तक आपने पढ़ा होगा तो आप तो बोलोगे कि भाई मैडम ये वाला कॉन्सेंट्रेशन सबके लिए अगर दिया होता तो आप ये कैलकुलेट कर सकते केसी, पर केसी तो ऑलरेडी दे दिया है और आपको बोला है कि हर एक का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आई है, एक बार प्रोडक्ट में से, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन गई तो वो प्रोडक्ट कितनी बनी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो आपको बताना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, पर यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है। देखो ये गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन किसी का नहीं बताया, पर ये बताया है कि ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली। इनिशियली तो ये दोनों ही प्रेजेंट हो गए, और ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया है 0.1 मोलर। 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप स्टार्टिंग में लेते हो, इनिशियली 0.1 मोलर कार्बन मोनोऑक्साइड और 0.1 मोलर H2O। अब ये मत बोलना कि मैडम यहाँ पर ये तो 0.1 मोलर है, तो क्या हम बैलेंस नहीं कर सकते। तो बैलेंस करो, बैलेंस हो सकता है तो आप बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन बन रहा है, तो बैलेंस की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इस कंडीशन में हम किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, और साथ में ये वैल्यू आपको सारी मिल जाएगी। इक्वेशन पहले इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 0.1 मोलर दिया है, H2O का 0.1 मोलर दिया है, CO2 और H2 स्टार्टिंग में इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। ओके, दोनों के लिए 0 लिख दो। अब क्या मेंशन करना है आपको, एक एक्स सिंबल रखना है, लेट एक्स स्मॉल 4 लीटर ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट टू बी फॉर्म। चलो एक सिंबल लेते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के लिए ये हम इंक्लूड करेंगे कि ये स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो रिएक्टेंट में से क्या बन रही है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट है वो कम होगा, रिएक्टेंट तो कम होगा और ये भी कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें से हमें दो प्रोडक्ट मिल रही है, इसका मतलब है कि इसमें से ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर आप x मोलर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाला रिएक्टेंट है, उसमें से प्रोडक्ट मिलेगी, वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो आप बता सकते हो। कि यहाँ पर भी 0.1 मोलर तो दे दिया है, पर 0.1 मोलर है वो रहेगा नहीं, इनिशियली 0.1 मोलर दिया है, पर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तब क्या होगा कि 0.1 में से ये x की वैल्यू बात करनी होगी, x की वैल्यू क्या होगी, क्या है, तो वो पता नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये प्रोडक्ट का मोल है जो आगे मैंने बता दिया है किसके लिए है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, दोनों के लिए सेम है, दोनों की, सॉरी हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों के लिए ये x मोलर बन रहा है। Here equilibrium constant can be written as, equilibrium constant हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दोनों आप देख सकते हो कि x है तो x का स्क्वायर कर सकते हैं अपर साइड में, डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों करेंगे ये 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर? क्योंकि रिएक्टेंट दो है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक हाइड्रोजन है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तब हमें ये इक्वेशन मिल सकता है। तो केसी की वैल्यू जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम 800 केल्विन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको मिलती है, तब आपको केसी की वैल्यू गिवन है। तो इस पर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। अगर हमें एक्स मिल जाता है तो हम हर एक का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बता सकते हैं। तो हम एक मैथ्स की फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो यूज करेंगे, उस पर से एक्स कैसे निकाला जाएगा वो आपको बताएंगे। तो पहले तो ये इवेल्युएट करा है कि ए बी सी की वैल्यू इवेल्युएट कर। अब ये मत बोला कि मैडम ये ए बी सी तो हमें पता नहीं चला। तो देखो इक्वेशन में यहाँ पर मुझे जो मैथ्स आता है, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हुई, इतना डिफिकल्ट नहीं। ये तो आप 10th में भी कर गए हैं, ठीक है, मैथ्स में ये 10th में भी आ गया है कि ये कितना दिया है 4.24, ओके, और 4.24 है, ये डिनोमिनेटर में है, उसको सामने रख दो। उसको सामने रख दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से आप मैथ्स की फॉर्मूला एक अप्लाई करोगे, ये स्क्वायर माइनस ये मान लो कि ये a है और ये b है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगी कि a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है। तब हम क्या करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, और लास्ट में क्या रखेंगे, तो लास्ट में एक्स दिया है, ओके, तो प्लस सी का स्क्वायर, सॉरी, प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला अप्लाई करो सेम जो मैंने बताया है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो कि ए स्क्वायर, ए क्या दिया है कि ए दिया है 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 मिलेगा आपको। बराबर ध्यान देना, बाद में मत बोलना कि मैडम ये समझ में नहीं आया। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, 10th में आ गया है, ठीक है। और 2 इंटू ए बी करो, 2 इंटू ए बी करोगे तो 2 तो ऑलरेडी है, ए और बी, ए क्या लिया है आपने 0.1 और बी क्या है, तो बी क्या है, तो ये 0.1 है और ये x है, तो 2 इंटू 0.1 करोगे तो 0.2 इंटू एक्स बनेगा। इसका मतलब है माइनस 0.2 इंटू एक्स, ये बीच में नहीं लिखा है, लास्ट में लिखा है, पर समझ जाना। प्लस बी का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है बी आपने क्या लिया है यहाँ पर, तो बी लिया है वो x है, ओके, इसका मतलब है x का स्क्वायर आपको लिखना है। अब कुछ नहीं करना है, देखो a मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखा है और उसका ये आपको इवेल्यूशन फॉर्म मिला है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 4.24 से हर एक इनर साइड के जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो साइन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कि 4.24 है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये आंसर मिलेगा। 4.24 है उसको आप एक्स स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन को फॉर्म में हम रख देंगे। पर 4.24 है उसका मल्टीप्लिकेशन 0.2 के साथ करोगे तो माइनस साइन ये भूलना नहीं है, ओके, माइनस साइन यहाँ पर रखनी है, इनटू आपको एक्स इस तरह से रख देना है। अब हमें चाहिए क्या, तो ए बी और सी, ए बी सी कॉन्स्टेंट कैसे निकाला जाता है, देखो ये सिंपल इक्वेशन से आपको डायरेक्टली बताया गया है। मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स नहीं है उसको नहीं पता होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आया है, पर डायरेक्ट आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि ये इक्वेशन है। इस तरह से हम कर बोल सकते हैं कि ये, अगर हम चाहे तो यहाँ पर भी अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
ठीक है, और ये 4.24 नहीं दिया है, तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आपको KC की वैल्यू गिवन है तो KC से मल्टीप्लाई करके बाद में ABC वैल्यू निकालनी है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन करा तो आपको ये आगे वाला जो टर्म है x, ठीक है, उसके साथ उसकी वैल्यू, उसका जो मोल वाला कॉन्सेंट्रेशन नहीं पर ए वाला जो कांस्टेंट है वो आप देख सकते हो कि 3.24 है। क्यों 3.24 मिला है आपको? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4.24 इंटू एक्स स्क्वायर है और सामने यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है उसको इस साइड ले लो, ये वाली साइड है इस साइड ले लो और इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, तो ये आपको एक्स स्क्वायर है वो अकेला मिल गया। ठीक है, तो अब जाके आपको ये वैल्यू मिल सकती है ए बी सी, और ए बी सी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है उसके आगे जो टर्म है, ठीक है, फर्स्ट जो स्क्वायर वाला वैल्यू है, स्क्वायर वाली जो भी टर्म आपको दी है उसके आगे वैल्यू दी है वो एक ही वैल्यू होगी। और बीच वाला जो टर्म मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बीच वाला जो टर्म है उसके आगे वैल्यू है वो b के लिए होगी और लास्ट वाला टर्म है उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, c वैल्यू। ओके, आपको जस्ट ये इवेल्युएट करना है और ABC फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन मैथ्स में आता है, 10th में आया है कि नहीं पता नहीं है मुझे, ठीक है, और आया है तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है, और नहीं आया है तो भी ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दिया है तो समझ में ना आए कि मैडम आंसर दे दिया, कैसे ये इक्वेशन आया है। ठीक है, तो इक्वेशन में जस्ट देखो कि क्या फाइंड आउट करना है, x हमें मिल जाएगा, डायरेक्ट हमें x मिल जाएगा, पर x हमें 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करके ये अंडर रूट वाली जो भी वैल्यू आती है उसमें वो वाली वैल्यू है वो माइनस बी में से बात करेंगे, या तो माइनस बी के साथ प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2a क्या करेंगे, ठीक है, 2a करेंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी। पहले तो हम हर एक जो सिंबल दिया है ए बी सी उसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे कि बी की वैल्यू क्या है। भाई बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, क्या है, -0.848 है, तो यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर रखोगे तो माइनस ऑलरेडी है, देखो इक्वेशन में ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ पर एज इट इज आपको बता दिया है, पर वो लास्ट में करेंगे कि माइनस होता है, माइनस आप रखते हो तो क्या आंसर आता है और प्लस रखते हो तो क्या आंसर आता है। और b की वैल्यू इनर साइड में अंडर रूट में आपको दे दी है, कितनी है, तो b स्क्वायर करके बताया है। देखो तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन नहीं बताई है। और 0.848 का स्क्वायर करोगे क्या आंसर आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। माइनस यहाँ पर 4ac दिया है, 4ac, तो a की वैल्यू क्या गिवन है, क्या आपने फाइंड आउट करी, तो ये आपने फाइंड आउट कर ली है 3.24, और साथ में c की वैल्यू क्या है 0.0424। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.0424 कर देना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए है, इसका मतलब है 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या है 3.24। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट आउट कर दी। बाद में क्या करना है, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके थोड़ा ठीक कर लो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा, आपको 6.48 आंसर आया, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करा, आपको आंसर मिला 0.4118। ओके, और अब आपको क्या करना है, ये प्लस और माइनस साइन है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ये हर एक टर्म है उसमें से ये वैल्यू है वो, ये वैल्यू है उसमें से ये वैल्यू एक बार बात करनी है और एक बार प्लस करनी है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में ये हमें दिया गया है तो वो तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये है वो तो एज इट इज रहेगा। दोनों के लिए आप करते हो कि एक बार माइनस करके कैलकुलेशन करते हो तो आंसर आपको मिलता है 0.067, और ये आप करते हो प्लस वाला तो आपको ये आंसर मिलता है। तो एक बात याद रखना कि स्टार्टिंग में यहाँ से याद रखना है कि स्टार्टिंग में हितांशु और प्रिंस
हिताक्षु, प्रिंस, प्रेजेंट ले लो। देखो स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया है। आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है, देखो x की वैल्यू x1 x2 x ही है, ठीक है। x आपको कौन सा लेना है, चूज करना है, इसके लिए ये दोनों वैल्यू निकाली गई है, पर दोनों में से कौन सी वैल्यू अप्रोप्रिएट है यहाँ से आपको देखना है कि 0.194 आपको मिला, मीन्स ये x मिला है, इसका मतलब आप ये 0.194 लिख दोगे तो क्या ये पॉसिबल होगा भाई। 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में से 0.194 बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि दोनों आगे आप देख सकते हो कि आगे आपको कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर 1 सारी जगह पर 1 है, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.1 दिया है, तो अगर यहाँ पर 2 या 3 कुछ दिया होता तो आप ये मल्टीप्लाई कुछ करते, पर यहाँ पर 0.1 से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, जो भी वैल्यू मिलेगी 0.1 से कम मिलेगी। ये द वैल्यू ऑफ 0.194 शुड बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट विल गिव concentration of the reactant which is more than initial concentration। ये क्या, ये वैल्यू क्या शो करती है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से ज्यादा है, ये शो करती है 0.1 से ज्यादा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ सकता। प्रोडक्ट में से तो प्रोडक्ट बनेगी तो वो भी 0.1 से कम वाला कॉन्सेंट्रेशन में बनेगी, और रिएक्टेंट है वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, तो वो 0.1 में से आपको कोई कम वैल्यू करके मिलेगी। ये आप अच्छी तरह से समझते हो कि 0.1 में से आपको क्या करना है भाई, x की वैल्यू बात करनी है। अगर 0.1 में से ये 0.194 ये आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको वैल्यू देखो किस में मिलेगी, माइनस में। तो माइनस वाला क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करता है कि कुछ बना ही नहीं है, और माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये सोचना भी नहीं कि मैडम माइनस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में कभी नहीं आएगा, प्लस में आंसर लाना है, वो भी 0.1 है, तो इतना थोड़ा दिमाग लगाना कि 0.1 से थोड़ा कम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको प्रोडक्ट वाली जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलेगी। इसका मतलब है हमें यहाँ पर 2 आंसर मिला है, पर कोई एक आंसर हमें लेना है, और वो भी हम कौन सा लेंगे वो आपको डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया है, तो 0.1 से कम वाली वैल्यू हमें x की चूज करनी है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू है वो ले ली 0.067, तो x की वैल्यू 0.067 है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना मिल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.067 मोलर, तो ये मिल गया। अब आप देखो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O मींस के स्टार्टिंग मटेरियल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया था, पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बताया था कि उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0.1 माइनस x होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और H2O के लिए भी सेम रहेगा, तो 0.1 माइनस क्या कर दो x, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको ये कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। देखो ये हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कैलकुलेट करना था, ठीक है। केसी ऑलरेडी आपको दे दिया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन, बराबर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। कोई एक का दे दिया है और कोई दूसरा है उसका फाइंड आउट करना है। मोल रेशियो भी आपको दे दिया है कि यहाँ पर हर एक का 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन है वो गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होती तो आप पहले इस तरह से उसका बैलेंस करना है आपको कि दोनों का मोल है वो कम आए, मीन्स आप कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 2 मोल लेते हो और 1 मोल यूज कर सकते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले 1 मोल यूज करो, क्योंकि आपको लास्ट में कोई मल्टीप्लिकेशन वाली झंझट ना हो, ठीक है। तो डिफिकल्ट इतना आता नहीं है, सिंपल है, और इस टाइप के 2-3 सम है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मैं भी एक्सरसाइज में भी दिए है। प्रॉब्लम 7.5 है, 2 NaCl में से 2 मोल ऑफ, देखो नाइट्रस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्सीक्लोराइड NaCl का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्सीक्लोराइड NaCl, और उसमें से क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोराइड गैस, हर एक है वो गैसियस फॉर्म में है, हर एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म में है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 3.75 × 10⁻⁶, और टेम्परेचर भी गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है आपको,
तो Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Kp का इक्वेशन हमारे पास है। Kp आपको पता है कि Kp इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन कौन सा देखा था, तो ये वाला इक्वेशन देखा था। जनरल इक्वेशन में याद करोगे तो इतना तो पता चलेगा आपको कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या है, तो डेल्टा एन अभी लास्ट में मैंने थोड़ा डिस्कशन करके आपको बताया कि डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का जो मोल है, प्रोडक्ट का मोल, यहाँ पर प्रोडक्ट का मोल कितना है, तो नाइट्रस ऑक्साइड 2 मोल है और क्लोराइड 1 है, तो प्रोडक्ट का मोल दोनों का समेशन माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो रिएक्टेंट कौन सा दिया है, ऑक्सीक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्सीक्लोराइड, और कितने मोल दिया है, 2 मोल दिया है। ठीक है, तो 3 - 2 करोगे तो डेल्टा एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो जस्ट क्या करना है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी। ठीक है, Kc की वैल्यू आपको गिवन है, Kp फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है आपको जस्ट ये दोनों वैल्यू पुट आउट करनी है, कौन सी, R और T की। R की वैल्यू हम इसमें कौन सी लेते हैं, तो 0.0831। ठीक है, और ये टेम्परेचर भी गिवन है, देख सकते हो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा है और Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। देखो इतना इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस टाइप के सम आप देखो घर पे भी करना एक दो बार, और एक्सरसाइज साथ में करना, लास्ट में मत करना भाई, चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, चैप्टर चालू है उस दौरान ये सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको एक दूसरे में टाइम देना है। ठीक है, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें टाइम देना है, तो बाद में आप दे सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है 7.5 हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया से रिवर्स होगा कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो स्टेट थी वो सेम थी। गैसियस रिएक्टेंट थे तो उसमें से गैसियस प्रोडक्ट मिलती थी, एक्वियस में रिएक्टेंट था तो उसमें से एक्वियस प्रोडक्ट मिलती थी। इस टाइप के एग्जाम्पल हमने लिए थे। पर हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में क्या होगा कि रिएक्टेंट चाहे कोई भी हो, प्रोडक्ट का जो फेज होगा वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट, उसको हम हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया बोलते हैं। अगर पूछा जाए तो एक दो एग्जांपल देना इसका, और इक्विलिब्रिया, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या है वो एक्सप्लेन कर देना। इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। कोई सिस्टम ऐसी है जिसमें एक से ज्यादा फेज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन दे दी है। द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वेपर, लिक्विड वाटर इन ए क्लोज कंटेनर इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब ये क्लोज कंटेनर में वाटर वेपर और लिक्विड वाटर दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि पहले वाटर लिक्विड में था बाद में गैस में गया, कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना पता चल गया है कि मुझे ये सिंपल से टर्म एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन दिस एग्जांपल देयर इज अ गैस फेज एंड अ लिक्विड फेज। In the same way, equilibrium between a solid and its saturated solution, solid और saturated solution बना है तो उन दोनों के बीच में equilibrium condition है। तो स्टार्टिंग में आप लेते हो सॉलिड फॉर्म, मान लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसको वाटर में डाला है, तो उसमें से एक्वियस फॉर्म आपको मिला है कि दोनों आयन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, कैल्शियम और 2 हाइड्रोक्साइड दोनों एक्वियस फॉर्म में है। ठीक है, पानी में ही रहेंगे, ये एक्वियस बताया है, इसका मतलब आपने कोई सॉल्वेंट लिया होगा। यहाँ पर हम वाटर लेते हैं, इज ए हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये क्या है भाई, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड और लिक्विड। किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो प्योर सॉलिड का भी होगा, लिक्विड का भी होगा। वी कैन सिंप्लीफाई इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द heterogeneous equilibria involving a pure liquid or a pure solid। तो सिंपली प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो उसके लिए इक्वेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं, पीछे बताया है आपको। देखिए इक्वेशन दिया है और किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। एज द मोलर concentration ऑफ अ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज ए कांस्टेंट,
अगर सॉलिड और लिक्विड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और उसमें अमाउंट कितना है उस पर इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड, इफ है सब्सटेंस एक्स इज इन्वॉल्व देन एक्स एस और एक्स लिक्विड। देखो कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन हमने आगे देखा कि सॉलिड है उसकी रिएक्शन, सॉलिड की रिएक्शंस अगर लिक्विड के साथ होती है तो ये जनरल फॉर्म आपको बताया है, एक सॉलिड और एक्स लिक्विड आर कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ एक्स इज टेकन। तो x का जो अमाउंट आप कौन सा लेते हो उसका इन्वॉल्वमेंट x क्या बताता है, तो x है वो बताएगा कि आपने अमाउंट कितना लिया है। कॉन्ट्रेरी टू दिस x गैस और x एक्सपीएस फॉर्म में आप लेते हो तो विल वेरी एज द अमाउंट ऑफ x इन ए गिवन वॉल्यूम वेरी। अगर आप ये गैसियस और एक्वियस फॉर्म लेते हो तो x की वैल्यू है वो आपको वेरी मिलेगी, वेरियस फॉर्म में मिलेगी। Let us take thermal dissociation of calcium carbonate with calcium carbonate, which is an interesting and important example of heterogeneous chemical equilibrium। कैल्शियम कार्बोनेट में से क्या बन रहा है, तो देखो सॉलिड है और ये गैसियस फॉर्म है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर देखा जाए हेटेरोजेनियस के लिए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट, यह रिएक्टेंट है। यहाँ पर आपको सॉलिड और गैस दोनों की बात करी है, ठीक है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली आप देख सकते हो कि अगर के डैश सी की बात करें, ओनली गैसियस फॉर्म होगा वो एक दूसरे के साथ, मीन्स एक बार गैसियस फॉर्म बन गया तो गैसियस फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, पर सॉलिड का कोई पता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड आर बोथ कांस्टेंट, देयरफॉर modified equilibrium constant for the thermal decomposition of calcium carbonate। तो उसमें आपको क्या करना है भाई, सॉलिड का कोई इन्वॉल्वमेंट है वो लेना नहीं है। और Kp इज इक्वल टू, आप इस तरह से भी लिख, K डैश C इज इक्वल टू CO2 क्यों लिखा है, ये K डैश C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर CO2 है वो अपर साइड में मिला है, ठीक है, CO2 है वो अपर साइड में आपने लिखा है एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में। तो K डैश C इसलिए K डैश करा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड है उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको निकाल दिया है, दोनों वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो वैल्यू वेरी करती है उसका हम कॉन्सेंट्रेशन है वो एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो भी है उसमें हम लेंगे। तो Kp है इज इक्वल टू हम PCO2 लिख सकते हैं, ठीक है, Kp इज इक्वल टू P इंटू CO2। क्यों, क्योंकि ये कैसी की वैल्यू आपको बताई है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कैसी की वैल्यू आपको मिलेगी। तो Kc इज इक्वल टू क्या है भाई, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT। Kp इज इक्वल टू C इंटू RT आपको पता है, तो PCO2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं, कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे फिर से, और फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे और आपको अनम्यूट करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है, जो टॉपिक चलाया है आज का, जो टॉपिक चलाया है उसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। चलो, you can unmute yourself। मैम वो सम कौन सा सम, आपने लास्ट वाला करा हो, पीछे वाला ओके इक्वेशन वाला। ओके, ये वाला, नहीं ये उसके, वाला, हाँ ओके ओके चलो। मैम उसमें कुछ मेथड वेथड नहीं है? नहीं, इसमें कोई मेथड नहीं है, ये मेथड आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई मेथड नहीं है, ये मेथड आपको याद रखनी होगी और इतनी लंबी भी नहीं है। देखो सिंपल सी फॉर्मूला है जो आप मैथ्स में यूज करते हैं 9th 10th में, आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी
आ गई है a माइनस बी है, तो किस तरह से आपको उसका रिप्रेजेंट करना है या तो किस तरह से इवेल्यूएट करना है, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। सिंपल, ये फॉर्मूला आपको थोड़ी नई लगी होगी, पर डायरेक्ट गिवन है और उसमें से x कैसे मिलेगा वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कोई और फॉर्मूला है नहीं, इसके लिए यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आपको ये याद रखनी होगी। बराबर ध्यान रखना कि इसमें से कोई गलती ना हो। यहाँ पर माइनस साइन है तो ये भूलना नहीं है, इनर साइड में भी माइनस साइड है, साइन है, भूलना नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस है तो भूलना नहीं है। ठीक है, और बोलो, किसी को कोई डाउट? देखो नेक्स्ट लेक्चर हमारा 11 बजे है, तो हर एक आपका फ्रेंड है उसको बोल देना अभी आपकी स्ट्रेंथ है 9 स्टूडेंट ओनली प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड है उसको कॉल करके बोल देना लेक्चर में प्रेजेंट रहा करो, इतनी एब्सेंट आपकी इंक्लूड होती है, और बाद में कॉल करना पड़ता है घर पे कि क्यों बच्चा प्रेजेंट नहीं रहता। और एक प्रकार का लॉस है, एक बार ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाद में आप कहोगे कि मैंने मुझे केमिस्ट्री ना समझ में नहीं आता। भाई क्यों समझ में आएगा, तुम एब्सेंट कर रहते हो, टाइम पर लेक्चर में आते नहीं या तो एब्सेंट रहते हो, तो तुम्हें क्यों समझ में आएगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाता है। ठीक है, तो रेगुलर रहो रहो क्लास में, और आपके फ्रेंड्स को भी बोलो कि सुबह का जो लेक्चर आए उसमें प्रेजेंट रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 11 बजे वाला जो लेक्चर है उसमें, और थोड़ा। मैम उसमें यस, एक सम में डाउट है। किसमें डाउट है? मैं फोटो भेज रहा हूँ। ओके, फोटो सेंड कर दो, और जो भी तुम्हारा डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे। ओके, क्योंकि ये लेक्चर में ओनली 1 मिनट बाकी है, तो तुम डाउट है वो तुम मुझे फोटो सेंड कर दो, और तुम्हारा एक डाउट है वो सॉल्व करवा देंगे कल। ठीक है, और बाद में हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलो, जय स्वामीनारायण।